बच्चों देखिए, आज जो है मैं क्लास 12 विषय जीव विज्ञान का वंशागत चैप्टर में आपको पढ़ाने वाला हूं। ठीक है, तो सबसे पहले हम जानेंगे किसी भी पाठ जीव विज्ञान का। अगर हम सबसे पहले एक ही नियम चलता है, अगर हम किसी भी पाठ में चलते हैं तो पहले सबसे पहले उसके पाठ के नाम के बारे में जानते हैं, को कह क्या रहा है और होगा क्या। तो मैंने पाठ का नाम डाल दिया वंशागत। तो सबसे पहले हम लिखते हैं, यहाँ पे क्या लिखते हैं, वंशागत या आनुवंशिकता भी कहते हैं, वंशागति या आनुवंशिकता। ठीक, देखिए इसमें दो चीज है। पहली चीज तो दिख रहा है वंशा और गति, दो चीजें, मतलब वंशों का गति हो रहा है इसमें, ये चीज ध्यान देना है। जैसे क्या होता है कि अभी आज के बारे में आप देखते होंगे कि कुछ लोग ऐसे कहते हैं भाई हम तो महाराणा प्रताप के वंशज हैं। तो जाहिर सी बात है कि कुछ न कुछ उनके लक्षण या कुछ न कुछ उनका रहन सहन या फिर उनके बारे में मिलता जुलता होगा पहले की अपेक्षा, तभी तो कहते हैं। तो हम इसके बारे में जानने के लिए, वंशागत के बारे में विवेचना करने के लिए पहले कायिक रूप से हम जानेंगे। कायिक का मतलब क्या है कि शरीर रूपरेखा, बनावट शरीर का। आपने देखा होगा कि जैसे एक घर में संतानें हैं तो क्या होता है कि बच्चे का जो चेहरा होता है या फिर स्वभाव होता है वो पिता का पड़ता है। तो जाहिर सी बात है कि पिता का जो लक्षण है, चेहरा है, वो कहाँ गया, बच्चे में गया। तो ये तो एक पीढ़ी हो गया, पिता का एक पीढ़ी बच्चे का हो गया। तो वो क्या हो गया कि बच्चे से कहाँ, पिता से कहाँ गया, बच्चे में वो पीढ़ी प्रदर्शित कर रहा है। तो पहले पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में क्या हो गया, चला गया, स्थानांतरित हो गया। इसी जाने की प्रक्रिया को ही हम क्या कहते हैं, वंशागत कहते हैं। ठीक है, अब हम इसकी परिभाषा हम आपको लिखा देते हैं। देखिए परिभाषा क्या हो जाएगा, यहां पे हम लिख लेंगे जीवों में होने वाली क्रमिक, मतलब क्रम वाइज क्रमिक इसमें जीवों में होने, जीवों का मतलब क्या, पौधे और जंतु दोनों आ जाएंगे। ठीक है ना, इसीलिए मैंने परिभाषा को क्या कर लिया, जीवों में, ना कि हमने कहा क्या गया जंतुओं में। जंतुओं का मतलब वो स्पेशली जंतु का ही हो जाएगा, पौधे का नहीं हो जाएगा। लेकिन यहाँ पे किसका कर दिया, मैंने कर दिया किसका, जीवों में, मतलब पौधे और जंतुओं में दोनों में क्या होता है, परिवर्तन होता है। ठीक, जीवों में होने वाले क्रमिक रूप से लक्षणों को एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी, एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में निरंतर प्रदर्शित करने को, निरंतर प्रदर्शित करने को वंशागत कहते हैं। क्या कहते हैं, वंशागत कहते हैं। वंशागत या आनुवंशिकता, वंशागत या आनुवंशिकता कहते हैं।
ठीक है, इतना कंफर्म हो गया। मैंने बताया कि जो पिता का लक्षण होता है वो किसमें दिखता है, पुत्र में, ठीक है ना। तो इसका मतलब यही हो गया कि लक्षण प्रदर्शित कर रहा है। अगर पिता का गोरा है या साफ है तो बच्चा अगर साफ है तो कुछ लक्षण ऐसे मिलते हैं, आप अपने पास पड़ोस में ध्यान से देख सकते हैं कि क्या है, उनके लक्षणों का जीन का स्थानांतरण होना एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में। कर सकते हैं कि जीवों में होने वाली क्रमिक रूप से लक्षणों को एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में निरंतर परिवर्तन को हम क्या कहते हैं, निरंतर प्रदर्शित करने को हम क्या कहते हैं, वंशागत या आंशिकता होता है, आनुवंशिकता होता है। और इसके आगे देखिए, कुछ जो जंतु होते हैं, कुछ जो जीव होते हैं, इनके लक्षणों का जो प्रदर्शित होता है, परिवर्तन होता है, तो किसके रूप में, क्रमिक या कायिक रूप से या वातावरणीय दशाओं के रूप में, ठीक है ना। तो इन्होंने एक बताया कि क्या कहते हैं, आगे हम यहाँ थोड़ा सा और पॉइंट लिख सकते हैं कि इनके बारे में वंशागत शब्द का प्रयोग या आनुवंशिकता शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम किसने किया था, इसके बारे में बताएंगे। तो हम यहाँ लिख सकते हैं क्या, किसने किया था, वंशागत का गत शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम 1905 ईस्वी में वेटसन ने किया था। वेटसन नामक वैज्ञानिक थे जिन्होंने वंशागत शब्द का सबसे पहले क्या किया था, प्रयोग किया था, ठीक है। तो आगे लिख सकते हैं, यहाँ पे लिख सकते हैं क्या क्या लेंगे, वंशागत या आनुवंशिकता शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम 1905 ईस्वी में, कितने, 1905 ईस्वी में वेटसन नामक, यहां पे इसको अंडरलाइन कर दे रहे हैं, ठीक है, वेटसन नामक वैज्ञानिक ने किया था, ठीक, कंफर्म हो गया। लेकिन जो आनुवंशिकता का जनक जिसे कहा जाता है वो किसे कहा जाता है, ग्रेगर जॉन मेंडल को, ठीक है, किसने कहा था, ग्रेगर जॉन मेंडल को। देखिए जो मैं आपको ग्रेगर जॉन मेंडल के बायोग्राफी के बारे में बता देता हूँ, उनके क्या है, कैसे थे। तो इस आनुवंशिकता शब्द पर जो रिसर्च चल रहा था वो लगभग 834 से 835 ईसा पूर्व से ही चल रहा था। लेकिन जब 19वीं शताब्दी आया तो 19वीं शताब्दी में जो है ग्रेगर, मतलब यूरोप देश में जन्मे हुए एक दार्शनिक थे ग्रेगर जॉन मेंडल। तो ये जो है यूरोप देश के ऑस्ट्रिया नामक गांव में, मतलब ऑस्ट्रिया के ब्रून नामक गांव में, ब्रून नामक गांव था जहां से इनका जन्म हुआ था। इन्होंने ही आनुवंशिकता के लक्षणों के बारे में क्या कहा जाता है, बताया था, ठीक, किसके, आनुवंशिकता के बारे में बताया था, जो डिफाइन किया था, इसका व्याख्या किया था विस्तृत रूप से, किसने किया था, ग्रेगर जॉन मेंडल ने। तो यहां हम लिख सकते हैं, क्या लिख सकते हैं कि 19वीं शताब्दी में, 19वीं सदी में सन 1965 ईस्वी में, किसने, 1965 ईस्वी में, कितने ईस्वी में, सन 1965 ईस्वी में, कहा, यूरोप देश में जन्मे, यूरोप देश, कौन से, यूरोप देश के ऑस्ट्रिया, कौन से देश में, ऑस्ट्रिया देश के, ऑस्ट्रिया, यूरोप देश के ऑस्ट्रिया कोई स्थान था, ऑस्ट्रिया में ब्रून नामक, किसने, ब्रून नामक स्थान पर जन्मे
ग्रेगर जॉन मेंडल, किसने? ग्रेगर जॉन मेंडल, सर ग्रेगर जॉन मेंडल, ठीक है, सर ग्रेगर जॉन मेंडल थे, ठीक है ना। इन्होंने क्या किया था? आनुवंशिकता के लक्षणों का क्या किया? विस्तृत जानकारी की थी। क्या? किसने? आनुवंशिकता ने, किसका? आनुवंशिकता का विस्तृत अध्ययन किए थे। ठीक, अब देखिए ये हो गया हमारा 19वीं शताब्दी के सन 1965 ईस्वी में यूरोप देश ऑस्ट्रिया के ब्रून नामक स्थान पर जन्मे सर ग्रेगर जॉन मेंडल ने आनुवंशिकता का विस्तृत रूप से अध्ययन किए थे, जिसके कारण इसे क्या, इन्हें क्या कहा गया था? फादर ऑफ, या फिर यहाँ कह सकते हैं वंशागत के पिता कहा गया था। आनुवंशिकता का पिता कहा गया था। क्या कहा गया था? आनुवंशिकता का। इसलिए इन्हें आनुवंशिकता का पिता कहा गया। ठीक, क्या कहा गया? पिता। ठीक है, ये तो हमारा हो गया क्या? बायोग्राफी। किसके बारे में? ये हो गया हमारा उनके क्या कहते हैं, ग्रेगर जॉन मेंडल के बारे में। ये तो हमारा हो गया कि पूछा जाता है कि पिता किसे कहा जाता है, आनुवंशिकता का पिता कौन होता है, या फिर आनुवंशिकता की खोज किसने किया था, आनुवंशिकता शब्द का प्रयोग किसने किया था, आनुवंशिकता शब्द का प्रयोग किसने किया था? वाटसन ने किया था। वेटसन ने सन 1905 ईस्वी में किए थे। लेकिन पिता क्या कहा जाता है? पिता किसे कहा जाता है? पिता सर ग्रेगर जॉन मेंडल को कहा जाता है, क्योंकि ये यूरोप में एक पादरी थे, चर्च में अपने रहते थे, तो वहां इसके बारे में आपको बता देता हूँ। तो ये यूरोप के अंदर एक चर्च था, उसमें पादरी थे और उसी में अपना रहते थे। तो उस चर्च की फील्ड जो था, मैदान जो था, ग्राउंड था, उसमें क्या था कि ये जंगली मटर के पौधे बहुत सारे उगते थे और उनमें निरंतर सफेद पुष्प निकलते थे। तो देखा इन्होंने कि कई वर्षों तक देखते रहे कि उसमें से सफेद पुष्प निकलता रहा, लेकिन कुछ समय के पश्चात जो है उनमें सफेद पुष्प से गुलाबी, बैगनी या अदर रंग के क्या हो पुष्प निकलना, उगना प्रारंभ हो गया। तो जिसके कारण ये पता लग गया कि जो ये आभास हुआ कि नहीं, कुछ ना कुछ इसमें परिवर्तन हुआ है। इसलिए क्या हुआ है कि जो पुष्पों में अचानक बदलाव आ गया है। तो इसीलिए इनका मानना था कि इन्होंने कहा था कि कुछ पुष्प, कुछ जीव ऐसे होते, जीव और पौधे ऐसे होते जिनमें कायिक तथा वातावरणीय दशाओं के कारण ही परिवर्तन होता है। उनके लक्षणों में जो है किसके कारण होता है? कायिक और वातावरणीय दशाओं के कारण ही होता है कुछ जीवों में। तो ये तो हो गया, मतलब जीवों में कायिक का मतलब शरीर का जो होता है, शरीर के ऊपरी बनावट हो गया। तो कायिक और वातावरणीय दशाओं के कारण ही परिवर्तन होता है। ये तो हमारा इसका जानकारी हो गया। अब आगे के चलते हैं कि इन्होंने किस पौधे का सबसे पहले चयन किया था। ठीक है, तो हम यहां लिख सकते हैं, क्या लिख सकते हैं? चयन। यहां लिख सकते हैं मेंडल के द्वारा मटर के पौधे का चयन। किसके कारण? मटर, एक पेपर में पूछा जाता है मटर के पौधे का चयन।
देखिए इसमें कुछ रीजन था जिसकी वजह से ये मटर के पौधे का चयन किया है। ठीक है, तो पूछा जाता है कि मेंडल के द्वारा मटर के पौधे का चयन क्यों किया गया। ठीक है, अब देखिए इसमें बताता हूं, पेपर में भी पूछा जाता है, 1 नंबर 2 नंबर में आते हैं पेपर में, मोस्टली पूछते हैं कि मेंडल ने मटर के पौधे का चयन क्यों किया था, ऐसे सिंपल से पूछे। देखिए रीजन इसमें ये था कि सबसे पहले रीजन ये था कि जो मटर का पौधा होता है उसका रिजल्ट परिणाम जो है वो 3 से 4 महीने में ही प्राप्त हो जाता है। मतलब अगर कोई काम किया जाएगा तो उसमें 3 से 4 ही महीने के अंदर क्या हो जाएगा, रिजल्ट आ जाएगा। क्या हो, पहला रीजन। दूसरा रीजन ये था कि इनके जो पुष्प होते हैं वो बंद होते हैं। बंद होने के कारण इनमें स्वपरागण होने की संभावनाएं सबसे ज्यादा होती है और पर परागण की संभावनाएं ना के बराबर होती है, इसलिए इन्होंने इसका चयन किया। ठीक है, और जो तीसरा रीजन था ये क्या था, साकी, जिसको कहते हैं साकी होता है, जिसलिए इनमें पर परागण कराने में क्या होती है, सुविधा होती है। ये 3 रीजन इन्होंने क्या किया था, दिया था। ठीक, तो नंबर 1 क्या हो जाएगा इसमें, नंबर 1 ये हो जाएगा कि इस पौधे का परिणाम 3 से 4 माह में 3 से 4 माह में प्राप्त हो जाता है। हो गया। दूसरा हमारा क्या रीजन था, दूसरा रीजन क्या था इनका, इसका चयन करने का दूसरा रीजन ये था कि देखिए इस पौधे के पुष्प ठीक, चाहे हम लिख सकते हैं दल पुंज। ठीक, जो पंखुड़ी नुमा होते हैं, इस पौधे के पुष्प क्या होते हैं, बंद होते हैं। क्या होते हैं, बंद होते हैं इसलिए इसमें स्वपरागण होने की संभावना सबसे ज्यादा होती है। क्या होती, स्वपरागण होने की संभावना सबसे ज्यादा होती है। ठीक, तीसरा व्यू क्या है, तीसरा पॉइंट जो था क्या होता है, ये पौधे साकी होते हैं। साकी होते हैं जिससे इसमें पर परागण कराने में परागण कराने में आसानी होती है। या लिख सकते हैं सुविधा होती है, सुविधा होती
ये 3 पॉइंट थे। आगे हम चलेंगे, नेक्स्ट पॉइंट आपका जो हो जाएगा वो हमारा क्या हो जाएगा, वो हमारा ये होता है कि मेंडल के द्वारा एक गुण संकरण, ठीक है ना। अगला क्या है, मेंडल का एक गुण संकरण का नियम, जो मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में बताएंगे एक गुण संकरण के बारे में। इसी के साथ धन्यवाद।